नमस्कार, मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं वर्णिका हिंदी और लोक वार्ता न्यूज की साझा पेशकश। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे युवा तुर्क नेता की जो संघर्षों से निकलकर सियासी पिच पर धुआंधार बैटिंग कर रहा है। उस क्रांतिकारी युवा नेता को लोग टाइगर के नाम से जानते हैं। उस टाइगर का नाम सुनते ही बड़ी बड़ी पार्टियों के धुरंधर नेताओं के पसीने छूट जाते हैं। वह नेता आज झारखंड की राजनीति के केंद्र में है। आज इसी युवा तुर्क नेता की राजनीतिक यात्रा पर हम बात करेंगे। आखिर वह नेता है कौन, उसकी राजनीतिक विचारधारा क्या है और संघर्षों की कहानी क्या है, राजनीतिक भविष्य क्या है। इन तमाम मुद्दों पर आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे। इस मुद्दे पर, इस मसले पर बातचीत के लिए हाजिर हैं लोक वार्ता न्यूज के संपादक प्रभात कुमार जी। प्रभात जी, आप ही इस नेता के नाम का खुलासा करिए और इनकी राजनीतिक यात्रा पर एक रोशनी डालिए। प्रभात जी। देखिए, झारखंड की जो राजनीति है 24 सालों पुराना यह प्रदेश बन चुका है और उसके पहले एक लंबा संघर्ष रहा है और लंबे संघर्ष के बाद झारखंड प्रदेश का निर्माण हुआ और वह भी अब सिल्वर जुबली मना रहा है। 25 साल में प्रवेश करेगा इस साल। तो उस प्रदेश से एक ऐसा युवक, एक ऐसा नौजवान जो 28 सालों का मात्र है, उसने लोकसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति जब दर्ज कराई थी और उसने एक पार्टी बनाया है जिसका नाम है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। और इस जेएलकेएम ने लोकसभा के चुनाव में 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था और झारखंड की राजनीति में उसने भूचाल पैदा कर दिया। गिरिडीह में वह स्वयं खड़ा हुआ था और जहां से उसको 3.5 लाख वोट मिले। एक बहुत किसान परिवार से आने वाले धनबाद के पास एक जगह है तोपचाची, उसी के आसपास के गांव में उसका जन्म हुआ, बंसी महतो के घर। और वहां से वह धनबाद कॉलेज से पास आउट होके और छात्र राजनीति में पहले आया और छात्र राजनीति में उसने झारखंड का मूल निवासी कौन है और झारखंड की जो संरचना हुई है उसमें यह नहीं तय हो सका है कि झारखंड का मूल निवासी कौन है, किस आधार पर किसको झारखंड का निवासी माना जाए। जिस तरह से बिहारी या अन्य प्रदेशों में एक परिभाषा तय हो गई है कि अमुक व्यक्ति को बिहारी मान लिया जाएगा, अमुक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का नागरिक या वहां का माना जाएगा, लेकिन झारखंड एक ऐसी जगह है जहां कई राज्यों के, कई देशों के लोग जो वहां पर इस तरह से खनिज है, कल कारखाने हैं, उसमें काम करने के कारण वहां एक मल्टी कल्चर है और उसमें आधी आबादी पहाड़ी लोगों की है। तो उसने एक आवाज, छात्र आंदोलन में जब शिक्षक की बहाली का मामला आया तो उसने शुरू किया था और उसने कहा कि यह पहले तय होना चाहिए कि झारखंड का निवासी कौन है। 1932 में जो यहाँ पर जमीन का सर्वे हुआ उसके आधार पर था, या 62 में जो सर्वे हुआ उसके आधार पर जो यहाँ के लोग शुरू रह रहे थे उसको यहाँ के झारखंड का निवासी माना जाए। तो कई तरह की बात है और उसने जिस तरह से झारखंड में भ्रष्टाचार और अराजकता का दौर है और जिस तरह से लगातार बाहर के लोग वहां के स्थानीय लोगों का शोषण कर, और जिस तरह से कई राजनीतिक पार्टियां भी यही काम करती रही है, तो उसके खिलाफ उसने आवाज बुलंद किया और वहां से उसकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई और एक
कंपनी में किसी को निकाल दिए जाने के कारण उसका बगावत उस कंपनी के प्रबंधन से हुआ और वहां से उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा धनबाद में शुरू किया और वहां से ये शुरू होकर यह लड़का आज आया है जो सीधे तौर पर राजनीति में चुनौती दे रहा है और कह रहा है कि कोयला चोर, लोहा चोर, और जिस तरह से राजनीति में लोग हैं, काले लोग हैं, उनका खुलासा वह कर रहा है और उसके साथ एक युवाओं की बड़ी जमात एकजुट हो गई है। और आज की तारीख में इस विधानसभा के चुनाव के पहले मैं गया था वहां, जो चुनाव प्रचार का दौर भी उस समय नहीं शुरू हुआ था, लेकिन चुनाव की सरगर्मी हो गई थी, तो उस समय भी यह लड़का काफी चर्चा में था और 10 सीटों पर जब लोकसभा में उसकी उपस्थिति दर्ज हुई और पहले चुनाव में ही 10 सीट पर 1 लाख से अधिक वोट सभी लोकसभा क्षेत्र में उसकी पार्टी ने लाया और वह 3.5 लाख वोट गिरिडीह से लाया और एक ऐसे उम्मीदवार के खिलाफ लाया जो वहां से कई बार सांसद रह चुके थे और झारखंड सरकार में मंत्री भी रहे थे और जो दूसरे नंबर पर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है उससे 15 या 17 हजार वोट मात्र उसका कम था। तो यह उपस्थिति से जो झारखंड के राजनीति में हलचल है और जिस तरह से उसकी सभाओं में भीड़ उमड़ रही है, अभी 2 लोगों के सभाओं में ही भीड़ उमड़ रही है, एक तरफ कल्पना सोरेन है और दूसरी तरफ टाइगर जयराम। जी प्रभात जी, इस दौर में जब सारे के सारे नहीं कहे, मैक्सिमम दलित पिछड़े समाज के नेता उस पार्टी की गोद में है जो उसके समाज की दुश्मन रही है, तो जयराम महतो चूंकि संघर्षों से निकले हैं, युवाओं के हक हुकूक या फिर भाषा के मुद्दे पर, स्थानीयता के मुद्दे पर लगातार संघर्ष करते रहे हैं, तो क्या जयराम महतो की जो एक्टिविटी है, जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, जो उनके बयान आ रहे हैं, भाषण है, क्या लगता है, आप तो उनसे मिले भी हैं, क्या लगता है कि ये आगे अपनी कुर्सी और पद के लिए सबसे बड़ी बात ये है, बार्गेन हो जाएंगे या फिर समाज के साथ खड़े रहेंगे हमेशा? देखिए, निश्चित तौर पर हमारी बातचीत भी हुई थी और मैं उनसे मिला भी था और मैंने उनको सलाह भी दिया था कि जो आपने इशू झारखंड के लिए चुना है और झारखंड की जनता जिसके कारण आपके साथ खड़ी हुई है, उसके लिए अगर आप किसी 4-6 सीट पर अगर किसी के साथ समझौता अगर आप कर लेते हैं तो आपका भी हश्र वही होगा जो आजसू का आज हो रहा है। आंसुमन जो ऑल इंडिया झारखंड यूनियन जिसके मुखिया सुदेश महतो हैं और 2000 से ही वह मंत्री और विधायक बने हुए हैं, तो जिस तरह से उनका जो कुनवा है वो सिमट कर रह गया और झारखंड में वो भी छात्र राजनीति से आए थे, इसके कारण बड़ी उम्मीद थी लोगों के बीच, बड़ी काफी आशाएं थी कि यह जो पार्टी है वो हमारे हक हुकूक, हमारे संस्कृति और हमारे जो मूलभूत जरूरत और जिस तरह से जल जंगल और हरियाली पर जो खतरा है और जिस तरह से खान खादान को लूटा जा रहा है और जिस तरह से हमारी जमीन पर हम ही को बंधक बना दिया गया है, इस लड़ाई को आंसू आगे बढ़ाएगी। और सूरज बेसरा या रामदयाल मुंडा की बात करें तो उन लोगों ने इन्हीं सोच को लेकर आंसू की स्थापना की थी और आंसू के कारण ही सुदेश महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी का जन्म हुआ राजनीति में और ये 2 लोग पहली बार विधायक बने और मंत्री भी बने। लेकिन ये सारे लोग जिस तरह से सुख सुविधा में खो गए, तो एक समाज झारखंड के बारे में थोड़ा सा इतिहास को भी जानना आपको जरूरी होगा कि झारखंड में जो झारखंड की स्थापना की लड़ाई है उसमें विनोद बिहारी महतो सबसे पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने झारखंड की स्थापना की लड़ाई 67 के आसपास 66-67 में शुरू किया था और बाद में उससे शिबू सोरेन भी जुड़े थे। लेकिन शिबू सोरेन के जुड़ने के बाद फिर वो ज्ञान रंजन एक बड़े पत्रकार थे, एक जो अभी प्रभात खबर अखबार आपको देख रहे हैं, तो उसके पहले वहां
वही उसके संस्थापक रहे हैं। तो उनके प्रभाव में आकर शिबू सोरेन इंदिरा गांधी के करीब चले गए और फिर सांसद बन गए, और फिर वो आंदोलन कमजोर हुआ, लेकिन फिर शिबू सोरेन विनोद बिहारी महतो के साथ आ गए, और उसी में निर्मल महतो जो पहली सदा बड़ी शहादत है झारखंड के इतिहास में, झारखंड के निर्माण के लिए वो निर्मल महतो की है। तो बहुत सारा इतिहास है, और उस इतिहास में आपको मूल रूप से बता दें कि झारखंड के निर्माण में महतो समाज, कुर्मी समाज और जो अन्य छोटी छोटी जातियां थी, जिसमें तेली, ये सूडी, कुशवाहा और कोई बहुत सारी छोटी छोटी जाति भी इस आंदोलन की नींव रही है, जिसमें सूरज मंडल जैसे नेता भी रहे हैं और कई लोग रहे हैं। तो इन लोगों के प्रयास से ही झारखंड की स्थापना हो सकी, और आदिवासी समाज और कुर्मी समाज वहां के आंदोलन की दो पहिए की तरह रहे। लेकिन कालांतर में ये दोनों सब बिखर गए थे। तो कुर्मी समाज ये नेता के रूप में सुदेश महतो का जन्म हुआ था, और एक बड़ी आबादी होने के कारण वहां के लोगों में बड़ी आशा थी कि वो उनके हक हुकूक की बात होगी। दोनों आदिवासी जिस तरह से मूल निवासी है, तो यहाँ की कुर्मी की तरह वो नहीं है, वो वहाँ के मूल निवासी है, जंगल में वो अभी वास करते हैं, खाली कल्चर का सिर्फ अंतर है। तो जो भी हो, लेकिन सुदेश महतो से जो निराशा मिली, उसी से ये जयराम महतो की किरण फूटी है, और उसके पीछे हर कोई दीवाना है। और जिस तरह से सुमो और बोलेरो के बैनर गिर उमड़ जाती है, कई सभाओं की तो हालत ये है, तो आप सोच सकते हैं उस आदमी की लोकप्रियता। अब एक सवाल यही है कि वह भीड़ जो है वोट में तब्दील होती है कि नहीं, लोग कितना यकीन कर पाते हैं, कितना विश्वास कर पाते हैं, यह आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन संघर्ष का दौर शुरू हो गया है, और उसने एक नींव रख दी है, और मुझे नहीं लगता है कि वह किसी दोनों महागठबंधन के साथ तत्काल उसके बी टीम की तरह कोई काम कर। तो जयराम महतो का राजनीतिक भविष्य क्या देख रहे हैं, और राजनीतिक विचारधारा क्या है? क्योंकि जब तक कोई वैचारिक पृष्ठभूमि या विचार किसी पार्टी के पास न हो, तो वो फिर अपने समाज या फिर उसका स्पष्ट एजेंडा नहीं होता है। वो कहीं भी देखिए बस वो मलाई देखेगा, चला जाएगा। तो क्या है राजनीतिक विचारधारा, कुछ है? और राजनीतिक नहीं, भविष्य क्या दिख रहा है? राजनीतिक क्योंकि अभी तो नौजवान है, 28 साल या 30 साल के होंगे, अभी लंबी पारी खेलनी है। हाँ, देखिए राजनीतिक विचारधारा मूल रूप से उसकी वही है कि जो झारखंड के चाहे आदिवासी हो, चाहे कुर्मी समाज के लोग हो, चाहे अन्य समाज के लोग हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उसकी आवाज को बुलंद करना, और उनकी मांग को उन जिस तरह से उनको पलायन करना पड़ता है, उनको रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ता है, और इतनी जो संपदा है और प्राकृतिक शक्ति भी झारखंड के साथ है, और इसके बावजूद वहां के लोग जिस तरह से फटेहाली की जिंदगी जी रहे हैं, उनकी जिंदगी में उनके हक हुकूक की लड़ाई लड़ना उनका लक्ष्य है। जी, अंतिम और सवाल जिसमें वो भाषा के आधार पर जो वहाँ की आर्थिक स्थिति है उसके आधार पर, और वो मूल रूप से ये मांग कर रहे हैं कि एक परिभाषा तय होनी चाहिए कि झारखंड के मूल निवासी आखिर कौन है, और इनको इनका हक कब मिलेगा। जी, अंतिम सवाल जिसमें आप सभी बातें जो आज लेके आए हैं आप, वो सब कह दीजिएगा। अंतिम सवाल ये कि जो टाइगर फैक्टर है, वर्तमान झारखंड चुनाव में कितना इफेक्टिव दिखता है? क्या लग रहा है वहाँ का बाकी राजनीतिक जो चुनावी अभी आज के डेट में अगर देखें, तो चुनाव किधर जाता हुआ दिख रहा है? उस पर ये फैक्टर कितना काम कर रहा है, टाइगर फैक्टर? देखिए अभी जो चुनाव होने जा रहा है पहले चरण में, जिसके लिए आज 4 बजे शाम के बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, और वो 43 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। 13 नवंबर को 7 बजे सुबह से लेके 5 बजे शाम तक वहां मतदान होगा। और यह जो इलाका है कोल्हान का,
जहां अब तक कमल का फूल नहीं खिला है 24 सालों में, और जिस तरह से चंपई सोरेन ने इस बार पाला बदला है और उन्होंने तीर धनुष को छोड़कर कमल का फूल थामा है, तो भाजपा को वहां बड़ी उम्मीद दिख रही है। और जो चुनाव हो रहे हैं वो उसमें कोल्हान का सबसे बड़ा क्षेत्र है। 6 मंत्री जो उस इलाके के हैं वो इस बार चुनाव में, जो पहला चरण का चुनाव है उसमें उनके तकदीर का फैसला होना है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास भी है। सरजुग राय भी जो जनता दल यूनाइटेड के इस बार बड़े नेता और उम्मीदवार के रूप में, पहले वो भारतीय जनता पार्टी में थे, पिछली बार निर्दलीय लड़े थे और उन्होंने रघुवर दास को हराया था। तो वह भी इस बार इसी पहले चरण में चुनाव लड़ रहे हैं। और राजा पीटर भी जो डिप्टी सीएम एक बार रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के, उनके भी भाग्य का फैसला इसी बार होना है। सत्यानंद भोक्ता की बहू भी इसी जो 13 तारीख को चुनाव होगा उसी में उनके भविष्य का फैसला होना है। हम आपको बता दें कि कोल्हान के क्षेत्र में जहां अब तक चंपई सोरेन टाइगर की तरह गरजते रहे हैं, और लेकिन अभी हाल में जो वहां पर टाइगर जयराम महतो ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और जिस तरह से उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ी है, उससे झारखंड का मिजाज बदला बदला दिखता है। चुनाव परिणाम क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन चंपई सोरेन के लिए लड़ाई आसान नहीं। जिस तरह से जयराम की वहां उपस्थिति दिखती है और कुर्मी मतदाता की अच्छी संख्या है और जयराम कुर्मी समाज से आते हैं और निश्चित तौर पर उनके उम्मीदवार भी जो नॉन ट्राइबल क्षेत्र होगा वहां खड़े होंगे, तो निश्चित, और ट्राइबल को भी उसने उम्मीदवार बनाया है, अल्पसंख्यक को भी उम्मीदवार बनाया है। सभी जाति के समीकरण को लेकर जयराम अपनी पार्टी में उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं झारखंड में। तो निश्चित तौर पर जो पहले चरण का चुनाव है वो झारखंड के भविष्य को तय कर देगा। लेकिन जो भीड़ दिख रही है, जो लड़ाई दिख रही है, वो कोल्हान में चंपई सोरेन को एक बड़ी टक्कर देते हुए जयराम के रूप में भी दिख रही है। अच्छा, वो जयराम महतो कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं खुद? 81 सीट टोटल जितने सीट हैं उस सभी नहीं, वो खुद फाइट कर रहे हैं किसी सीट से? 2 सीट पर बेरमो और टुंडी। क्या लग रहा है उन दोनों जगहों की क्या स्थिति है? दोनों जगहों पर पहले तो स्थिति बहुत खराब थी कि एक बार तो जो उनका मूल अपना इलाका है उसमें ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने सभा करने से रोक दिया था, इलाके में प्रवेश करने तक पर प्रतिबंध। लेकिन उसका एक बड़ा रिएक्शन हुआ और रिएक्शन के कारण अब वहां स्थिति उनकी काफी तेजी से सुधर रही है। और जहां सिल्ली जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कुर्मी का बेल्ट है और जहां से लगातार सुदेश महतो जीतते रहे हैं और वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार अमित महतो भी है, वहां भी जयराम महतो की महत्वपूर्ण उपस्थिति की चर्चा है और कहा जा रहा है कि वो मैंने काफी टसल कमजोर नहीं है। जी। अंतिम सवाल के बाद का अंतिम सवाल, चूंकि मुझे लगा कि अंतिम ही होगा, लेकिन एक अंतिम सवाल और। पूरे झारखंड में बीजेपी की तरफ से घुसपैठिया, मुसलमान, कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे नहीं रहोगे, तमाम नफरती और सांप्रदायिक बयान आगे किए गए। क्या अभी तक जो आपकी बातचीत हुई होगी वहाँ, जो मूल निवासी वहाँ के आदिवासी समाज और जो ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाता है, क्या वहाँ तक बीजेपी की के ये नफरती बोल जो है प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह और फिर हेमंता विश्व शर्मा, क्या लग रहा है कि उसका असर होगा या फिर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का जादू चलेगा? देखिए, निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा का काफी प्रभाव दिख रहा है और जिस तरह से कल्पना सोरेन प्रभावी, मैंने अभी आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी ज्यादा अगर डिमांड झारखंड के भीतर किसी कैंपेनर की है तो वो
कल्पना सोरेन है। और कल्पना सोरेन जिस तरह से इलाके में महिलाओं से जुड़ रही है, उनके सेंटीमेंट से जुड़ रही है और उनको अपनी बात बता रही है, तो काफी महत्वपूर्ण लग रहा है यह लड़ाई। और जो नफरती बोल है, यह भी भारतीय जनता पार्टी का गांव-गांव में पहुंच चुका है और उससे लोग कहीं ना कहीं नाराज हैं, बहुत खुश नहीं दिखते हैं। यह अलग बात है कि झारखंड में जो भ्रष्टाचार, अराजकता और कानून व्यवस्था का मामला है, वह भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन सिर्फ इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापसी का कोई रास्ता मिल जाएगा, ऐसा संभव नहीं दिखता है। ऐसा संभव नहीं दिखता है। एक तरफ पूरे चुनाव में सांप्रदायिक नारों को आगे किया बीजेपी ने, और कटोगे-बटोगे और फिर बेटी और माटी और रोटी छीन लेंगे का एजेंडा चला, मुसलमानों को एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीन कर दे देंगे। लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी लगातार कहते रहे कि आरक्षण का दायरा 50 से 67 फीसदी तक कर देंगे, और फिर वही संविधान, लोकतंत्र बचाने की बात और एससी, एसटी, ओबीसी के सामाजिक न्याय की बात लगातार राहुल गांधी करते रहे। अब वहाँ की जनता क्या अपने हक हुकूक के पक्ष में खड़ी होती है, या फिर नफरती जो बयान है या नफरती जो राजनीति है उसके पक्ष में, यह देखना अभी शेष है। जब गिनती होगी, जब बक्सा खुलेगा, फिर पता चलेगा कि वहाँ की जनता ने किसके पक्ष में अपना मत दिया था। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको अगर यह एपिसोड अच्छा लगा हो, तो आप जिस भी चैनल पर देख रहे हैं, उसको शेयर करिएगा, लाइक, कमेंट भी करिए, और हमें यानी वर्णिका हिंदी और लोक वार्ता न्यूज़ को अपना स्नेह बनाए रखिए। इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।